नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। गैर सरकारी संगठन जनाग्रह ने अपनी वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम्स 2023 का 6वां संस्करण जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशंस रिपोर्ट जारी की। 75% नए और उभरते संक्रामक रोग पशु जनित रोग हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रियो बनाम भारत संघ मामले में समलैंगिक जोड़ों के विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार किया और जल संभर विकास से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। गैर सरकारी संगठन जनाग्रह ने अपनी वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम्स 2023 का 6वां संस्करण जारी किया है। ये रिपोर्ट भारतीय शहरों में स्थानीय शासन व्यवस्था का पहला देशव्यापी विश्लेषण प्रदान करती है। साथ ही ये एक नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण के तहत नगर आधारित विश्लेषण और नगर पालिका के प्रदर्शन के मूल्यांकन संबंधी दायरे का विस्तार करती है। भारत में शहरीकरण से संबंधित और भी कई मुख्य तथ्य हैं। भारत में जिस गति से शहरीकरण हुआ है उसके अनुरूप शहरी प्रणाली में सुधार नहीं हुए हैं। 51% राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी प्रशासन से संबंधित कानून आसानी से उपलब्ध होने योग्य प्रारूप में सार्वजनिक डोमेन में मौजूद नहीं है। देश में 39% राजधानी शहरों के पास कोई एक्टिव मास्टर प्लान नहीं है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि देश के पूर्वी राज्यों में शहरी प्रशासन से संबंधित कानून अन्य क्षेत्रों की तुलना में बेहतर हैं। इनमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। इनके बाद दक्षिणी राज्यों का स्थान आता है। अत्यधिक नगरीकृत और बड़े राज्यों ने विशेष रूप से शहरी नियोजन में बेहतर प्रदर्शन किया है। इनकी तुलना में कम नगरीकृत और छोटे राज्यों ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की शहर प्रणालियों के समक्ष 5 प्रणालीगत चुनौतियां मौजूद हैं। ये समस्याएं हैं जन सुविधाओं के विकास के लिए स्थानिक योजनाओं और डिजाइन संबंधी मानकों के लिए आधुनिक और समकालीन फ्रेमवर्क की कमी, वित्तीय स्थिरता और वित्तीय जवाबदेही दोनों के संदर्भ में स्थानीय शासन व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं है, मानव संसाधन का खराब प्रबंधन, महापौरों और नगर पार्षदों के पास सीमित प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां हैं। इसके अलावा नगर पालिकाओं, पैरास्टेटल एजेंसियों और राज्य के विभागों में प्रशासनिक कार्यों का स्पष्ट विभाजन नहीं है। पैरास्टेटल्स ऐसी संस्थाएं या संगठन हैं जिनका पूर्ण या आंशिक स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के पास होता है। साथ ही उन्हें कुछ राजनीतिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। स्थानीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थित नागरिक भागीदारी और पारदर्शिता की कमी है। ऐसे में इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में परिवर्तन के लिए आवश्यक साधन भी बताए गए हैं, जैसे कि स्थानीय विकास योजनाएं। ये 4 E's यानी इकोनॉमी, इक्विटी, एनवायरमेंट और एंगेजमेंट पर आधारित होनी चाहिए। मॉडल नगर पालिका अधिनियम और आधुनिक नगर परिषदें आवश्यक कानूनी समर्थन प्रदान करती हैं। साथ ही सहभागितापूर्ण बजटिंग होनी चाहिए। इससे बजटिंग और समस्या समाधान पर एक लक्षित और हाइपर लोकल फोकस को सुविधाजनक बनाने में सहायता मिलती है। हाइपर लोकल एक बहुत ही छोटा भौगोलिक क्षेत्र होता है। इसके अलावा ओपन सिटीज फ्रेमवर्क शहरों में नागरिकों और सरकारों को रियल टाइम में कनेक्ट करता है और डिजिटल सार्वजनिक वित्त प्रबंधन शहरी सरकारों को समय पर अनुदान हस्तांतरित करने के लिए जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट दुनिया भर के ग्रिड्स पर अपनी तरह का पहला स्टॉक टेक प्रदान करती है। सौर और पवन ऊर्जा जैसी स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की तीव्र वृद्धि के अनुरूप ग्रिड क्षमता का विकास नहीं हो रहा है। देशों द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा और जलवायु संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विद्युत उपयोग में वृद्धि होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए अगले दशक में वैश्विक विद्युत उपयोग में पिछले दशक की तुलना में और 20% की बढ़ोतरी होना जरूरी है। जलवायु और ऊर्जा से संबंधित सभी राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2040 तक 80 मिलियन किलोमीटर विद्युत लाइनों को जोड़ने या बदलने की जरूरत होगी। भविष्य के ग्रिड के समक्ष कई चुनौतियां हैं, जैसे कि ग्रिड पर अधिक दबाव है और नवीकरणीय परियोजनाओं को इससे जोड़ने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। वितरण नेटवर्क में ज्यादा विद्युत हानि होती है। भारत में ये हानि 20% होती है। ये स्थिति भारत को उच्चतम हानि वाले देशों में शामिल करती है। तकनीकी ग्रिड हानि ऐसी विद्युत हानि है जो वितरण नेटवर्क के भीतर केबल, ओवरहेड लाइंस, ट्रांसफार्मर और अन्य सब स्टेशन उपकरणों के कारण होती है। हालिया वर्षों में विकासशील देशों में ग्रिड विकास से जुड़े निवेश में कमी आई है। ऐसे में सुरक्षित एनर्जी ट्रांजिशन के लिए विद्युत ग्रिड का काफी महत्व होता है।
ये विद्युत आपूर्ति को विकार्बनीकृत यानी डीकार्बनाइज करने में मदद करेगा। ये नवीकरणीय ऊर्जा को ऊर्जा प्रणाली में एकीकृत करने में सहायता करेगा। ये देशों के बीच स्वच्छ विद्युत के कुशल विनिमय को बढ़ावा देगा। इस रिपोर्ट में और भी कई सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि दीर्घकालिक योजना बनाने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रिड अवसंरचना के पूरा होने में आमतौर पर 5 से 15 वर्ष का समय लग जाता है। ग्रिड के विकास के लिए निवेश में वृद्धि की जानी चाहिए। ये निवेश 2030 तक लगभग दोगुना करके प्रतिवर्ष 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने की जरूरत है। विद्युत खरीद के मानकीकरण और तकनीकी इंस्टॉलेशन द्वारा विद्युत आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाने की जरूरत है। देशों के भीतर, देशों के बीच और अलग अलग क्षेत्रों में ग्रिड इंटरकनेक्शंस का विस्तार करने और उन्हें मजबूत करने की जरूरत है। ग्रिड विकास के लिए कई पहलें भी की गई, जैसे कि वैश्विक पहलें, ग्लोबल एनर्जी इंटरकनेक्शन। ये स्वच्छ ऊर्जा के पारेषण और उपभोग के लिए प्रस्तावित अवसंरचना प्लेटफॉर्म है। ग्रीन ग्रिड्स पहल, ये पहल नवीकरणीय ऊर्जा पर विश्व की निर्भरता बढ़ाने के लिए आवश्यक नई अवसंरचना के निर्माण में तेजी लाने के लिए शुरू की गई है। इसके अलावा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जिसके अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रीय ग्रिड्स को एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ा जाएगा। साथ ही कई राष्ट्रीय पहलें भी हैं, जैसे कि हरित ऊर्जा गलियारा जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के द्वारा राज्य के भीतर और राज्यों के बीच विद्युत पारेषण क्षमता का विकास किया जा रहा है। और सौभाग्य योजना ने घरों को ग्रिड से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 75% नए और उभरते संक्रामक रोग पशुजनित यानी जूनोटिक रोग हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने ऑगमेंटेड जूनोटिक डिजीज सर्विलांस एट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरफेस इस विषय पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस संबोधन में उन्होंने कहा कि 75% नए और उभरते संक्रामक रोग पशुजनित रोग हैं। पशुजनित रोग प्राकृतिक रूप से कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट जीवों से मनुष्यों में या मनुष्यों से कशेरुकी जीवों में संचारित होने वाले संक्रामक रोग हैं। पशुजनित रोग जनकों में जीवाणु, विषाणु, परजीवी या फिर अन्य अपरंपरागत अभिकारक शामिल हो सकते हैं। मनुष्यों में ये रोग किसी संक्रमित जीव या अन्य संक्रमित मनुष्यों के सीधे संपर्क में आने से संचरित होते हैं। इसके अलावा ये दूषित भोजन या जल या पर्यावरण के माध्यम से भी फैल सकते हैं। ये भारत में लोक स्वास्थ्य से जुड़ी मुख्य चिंताएं हैं। उदाहरण के लिए रेबीज, ब्रुसेलोसिस, जापानी इंसेफेलाइटिस रोग, प्लेग आदि अति संक्रामक रोग हैं। भारत में लगभग 13 प्रकार के पशुजनित रोग व्याप्त हैं। इनसे प्रतिवर्ष 2.2 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। पशुजनित रोगों के उभरने के लिए उत्तरदायी कारण है मांस आदि के लिए पाले जा रहे पशुओं को ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं। इससे पशुजन्य रोग जनकों के ऐसे स्ट्रेन उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है जो रोगाणुरोधी दवाओं के प्रति प्रतिरोधक होते हैं। इसके अलावा एक कारण ये भी है कि वनावरण में कमी आने की वजह से वन्यजीव मानव आबादी के निकट संपर्क में आ जाते हैं, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। पशुजनित रोगों की पहचान करने के लिए ज्ञान और कौशल भी सीमित है और इसके लिए नैदानिक सुविधाएं भी बहुत कम उपलब्ध हैं। अन्य कारणों में शामिल है स्वच्छता की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, कृषि क्षेत्रों में पशुपालन करते समय बढ़ती जाने वाली असावधानियां। इन सभी कारणों को देखते हुए कुछ सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि वन हेल्थ दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। ये लोगों, जीव जंतुओं और पर्यावरण के स्वास्थ्य को संतुलित एवं अनुकूलित करने के लिए एक एकीकृत तथा समेकित दृष्टिकोण है। जलवायु के प्रति संवेदनशील पशुजनित रोगों के लिए स्वास्थ्य अनुकूलन योजनाएं तैयार की जानी चाहिए और समय समय पर सुभेद्यता आकलन भी किए जाने चाहिए। इसके तहत वन हेल्थ में समाज के ग्रामीण, शहरी, घुमंतु समुदाय, स्थानीय और राष्ट्रीय समावेशिता, समानता और पहुंच स्थानीय तथा वैश्विक, ये सबको शामिल किया जाए। और वन हेल्थ के तहत स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र, स्वस्थ मनुष्य और स्वस्थ पशु की परिकल्पना की जाती है। इसमें क्षेत्रक और विषय होंगे पर्यावरण, मनुष्य और पशु, और ये संचार, सहयोग, समन्वय और क्षमता निर्माण के जरिए काम करेगा। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन किया। इस लैब का निर्माण फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। ये प्रोजेक्ट माइटी द्वारा वित्त पोषित है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य 10 उभरती प्रौद्योगिकियों में एक अपस्किलिंग और रीस्किलिंग इकोसिस्टम बनाना है। इन उभरती प्रौद्योगिकियों में शामिल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यानी आरपीओ को सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स के रूप में भी जाना जाता है। ये मानव कर्मियों द्वारा ऑफिस में रोजमर्रा के कार्यों को करने के लिए इंटेलिजेंट ऑटोमेशन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। ये संयुक्त रूप से एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और यूजर इंटरफेस की सहायता से रोजमर्रा के कार्यों को एकीकृत और संपन्न करता है। आरपीए डेटा का उपयोग करके एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करता है। इससे सॉफ्टवेयर तीव्रता से और अधिक कुशल तरीके से कार्य करने लगते हैं। आरपीए और आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस में अंतर ये है कि आरपीए प्रोसेस संचालित है जबकि एआई डेटा संचालित है। आरपीए बॉट केवल अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित प्रोसेस का ही पालन कर सकते हैं। एआई बॉट डेटा में पैटर्न को पहचानने और समय के साथ सीखने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं। इस तरह से एआई का उद्देश्य मानव बुद्धिमत्ता का अनुकरण करना है, जबकि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन केवल मानव द्वारा किए जाने वाले कार्यों की नकल करता है। आरपीए का अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में कस्टमर रिसर्च, खाता खोलना और इंक्वायरी प्रोसेसिंग, वहीं बीमा क्षेत्र में क्लेम प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, विनियामक अनुपालन में, और खुदरा क्षेत्रकों में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वेयर हाउस एंड ऑर्डर मैनेजमेंट में, और स्वास्थ्य देखभाल सेवा में सूचना प्रबंधन तथा प्रिस्क्रिप्शन प्रबंधन को आसान बनाने में। अगला टॉपिक न्यायपालिका और विधायिका के कार्यक्षेत्र से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रियो बनाम भारत संघ मामले में समलैंगिक जोड़ों के विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और अन्य संबंधित कानूनों के प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। ये कानून देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान नहीं करते। इस फैसले में कई अहम बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश डाला है। सबसे पहली बात है विवाह के अधिकार को मान्यता के बारे में। इस बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि विवाह का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, न कि संविधान द्वारा दिया गया कोई मौलिक अधिकार, और इसीलिए संसद और राज्य विधानमंडल ही इसे कानूनी मान्यता प्रदान करने की शक्ति रखते हैं। ये विषय न्यायालय के दायरे में नहीं आता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को विशेष विवाह अधिनियम 1954 तथा अन्य संबंधित कानूनों के दायरे में लाने के लिए इन विधानों के उपबंधों को रद्द करने या फिर उनमें बदलाव करने से इनकार कर दिया है। अन्य मुद्दा था गोद लेने का अधिकार नहीं। इस मुद्दे पर शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि समलैंगिक सदस्यों के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण कारा के विनियम 5(3) को बरकरार रखा गया है। ये विनियम बच्चे के सर्वोत्तम हित में अविवाहित जोड़े को बच्चे को गोद लेने से प्रतिबंधित करता है। क्योंकि समलैंगिक जोड़ों के विवाह को मान्यता नहीं दी जाती, इसीलिए उन्हें बच्चे को गोद लेने से भी रोक दिया जाता है। केयर कपल्स के लिए सिविल यूनियंस। न्यायालय राज्य को सिविल यूनियन को मान्यता देने का आदेश नहीं दे सकता। सिविल यूनियन कानूनी दर्जा है। इसमें समलैंगिक जोड़ों को भी वो विशेष अधिकार और उत्तरदायित्व प्राप्त हो जाते हैं जो सामान्य दंपतियों को मिलते हैं। अमेरिका, स्वीडन आदि देशों ने समलैंगिकों की सिविल यूनियन को तब मान्यता दी थी जब उनके देश में समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया गया था। हाल ही में सरकार ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का प्रस्ताव किया था। ये समिति समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों से संबंधित मामलों को देखेगी। न्यायालय ने सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। और आइए अब बात करते हैं LGBTQIA+ के लिए सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्णयों के बारे में। नवतेज जौहर 2018। इस केस में समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। KS पुट्टास्वामी 2017 वाद में लैंगिक रुझान को गोपनीयता के अधिकार के एक पहलू के रूप में मान्यता दी गई थी, और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 2014 में ट्रांसजेंडर समुदाय को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला टॉपिक है जल संभर विकास से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भूमि संसाधन विभाग ने जल संभर विकास के लिए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत परियोजनाओं के जल संभर विकास घटक की निगरानी करना है। ये निगरानी हाई रिजोल्यूशन उपग्रह डेटा के माध्यम से की जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य सिंचाई के विस्तार के लिए भौतिक पहुंच बढ़ाना और जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जल संभर विकास घटक को भूमि संसाधन विभाग कार्यान्वित कर रहा है। जल संभर उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहां वर्षा या फिर पिघलती बर्फ का पानी नदियों, नहरों और नालों से बहकर एक ही स्थान पर जमा हो जाता है। जल संभर के तहत जल संभर क्षेत्र के भीतर सभी प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से भूमि, जल, वनस्पति और जानवरों का संरक्षण, पुनरुद्धार और न्यायोचित उपयोग तथा प्राणी और मानव विकास शामिल होता है। जल संभर विकास का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों और सिंचित क्षेत्रों के बीच असमानताओं को कम कर सकता है। घरेलू कृषि और औद्योगिक जरूरतों के लिए निरंतर जलापूर्ति सुनिश्चित करता है। विशेषकर मॉनसून के दौरान अत्यधिक नदी जल प्रवाह से होने वाली जल की बर्बादी को कम किया जा सकता है। जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा जल संभर के विकास के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों जैसे कि विश्व बैंक के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित किया जाना चाहिए।
विकेंद्रीकृत एवं सहभागिता विकास दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मृदा, जल और बायोमास संरक्षण उपायों जैसी स्थान विशिष्ट जल संभर विकास गतिविधियों की शुरुआत और कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। और प्रशिक्षण तथा सामुदायिक एकजुटता जल संभर विकास के लिए एक पूर्व आवश्यकता है। और आइए अब आपको बताते हैं जल संभर विकास से जुड़ी चुनौतियों के बारे में। सिंचाई परियोजनाओं में जल संभर योजना निर्माण और डिजाइनिंग पर कम ध्यान दिया जाता है। योजना निर्माण और कार्यान्वयन में स्थानीय हितधारकों की कम भागीदारी होती है। पारंपरिक जल संभर विकास तकनीकों को कम प्राथमिकता दी जाती है और सटीक जल विज्ञान संबंधी डेटा संग्रह की कमी है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। लोकसभा की आचार समिति। लोकसभा अध्यक्ष ने एक सांसद के खिलाफ दर्ज शिकायत को आचार समिति को भेज दिया है। आचार समिति में 15 सदस्य होते हैं। इन्हें अध्यक्ष नामांकित करता है। उन्हें 1 वर्ष की अवधि के लिए नामांकित किया जाता है। समिति का काम है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य के अनैतिक आचरण के संबंध में भेजी गई शिकायत की जांच करना। ये समिति सदस्यों के लिए आचार संहिता का निर्माण करती है। ये समिति समय समय पर आचार संहिता में संशोधनों का भी सुझाव देती है। लोकसभा की पहली आचार समिति 2000 में और राज्यसभा की पहली आचार समिति 1997 में गठित की गई थी। अगला टॉपिक है CRIF, केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष। हाल ही में सेतु बंधन योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग सेतु परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं को केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष के तहत निधि आवंटित की जाएगी। सेतु बंधन योजना का लक्ष्य राज्य की सड़कों पर रोड ओवर ब्रिज या फिर रेल अंडर ब्रिज या फिर पुलों का निर्माण करना है। CIRF केंद्रीय सड़क और अवसंरचना कोष अधिनियम 2000 के प्रावधानों के मुताबिक अलग अलग अवसंरचना क्षेत्रकों के लिए निर्धारित निधि है। ये क्षेत्रक हैं परिवहन, जिसमें कि सड़क और पुल, बंदरगाह, ऊर्जा, जल, स्वच्छता आदि शामिल हैं। CIRF को उपकर, उत्पाद शुल्क और मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। अगला टॉपिक है लीनियंसी प्लस। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कार्टेलाइजेशन पर अंकुश लगाने के लिए लीनियंसी प्लस मानदंडों का मसौदा जारी किया है। कार्टेलाइजेशन तब होता है जब कई उद्यमी कीमतें तय करने, बोली प्रक्रिया में हेराफेरी करने या फिर ग्राहकों को आपस में साझा करने आदि के लिए गैर कानूनी तरीके से एक दूसरे के साथ गठजोड़ करते हैं। लीनियंसी प्लस के साथ एक कार्टलिस्ट असंबंधित बाजार में किसी अन्य कार्टेल की मौजूदगी का खुलासा कर सकता है। ऐसा वो मूल लीनियंसी अभियोजन के तहत दंड में छूट पाने के लिए कर सकता है। लीनियंसी प्लस व्यवस्था प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 का हिस्सा है। उम्मीद की जा रही है कि लीनियंसी प्लस की व्यवस्था होने से कार्टेलिस्ट कई अन्य कार्टेल के बारे में खुलासा करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे कार्टेलाइजेशन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। अगला टॉपिक है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का तीसरा संस्करण आयोजित कर रहा है। ये शिखर सम्मेलन देश के समुद्री क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारतीय समुद्री क्षेत्र से संबंधित नीली अर्थव्यवस्था के लिए एक ब्लूप्रिंट अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री ने गुजरात के दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखी। ये भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के माध्यम से भारतीय व्यापार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा। अगला टॉपिक है भूस्खलन को रोकने के लिए बांस का उपयोग। केरल वन विभाग मुन्नार में बार बार होने वाले भूस्खलन को रोकने के लिए राजमार्ग के किनारे बांस और लता बांस लगाने की योजना बना रही है। वर्ष 2017 में सरकार ने बांस को घास के रूप में वर्गीकृत करने के लिए भारतीय वन अधिनियम में संशोधन किया था। अब वनों के बाहर बांस उगाने या काटने पर कोई रोक नहीं सकता है। बांस की जड़ें मिट्टी में 4 से 5 फीट की गहराई तक जाती हैं और मिट्टी को मजबूती से बांधे रखती हैं। मलेशिया, फिलीपींस और नेपाल जैसे देशों में भूस्खलन को रोकने के लिए बांस का उपयोग सफल रहा है। अगला टॉपिक है सुपरनोवा। पहली बार ब्राइट ट्रांजिट सर्वे बोट यानी BTS बोट नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ने बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सुपरनोवा
SN2023TYK की खोज, पुष्टि और घोषणा की। इस टूल से विस्फोटित होने वाले तारे यानी सुपरनोवा को खोजने की संपूर्ण प्रक्रिया का ऑटोमेशन संभव हुआ। किसी तारे के जीवन के अंत में होने वाले विस्फोट को सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के दौरान काफी मात्रा में ऊर्जा और रोशनी उत्पन्न होती है। सुपरनोवा अंतरिक्ष में होने वाले सबसे बड़े विस्फोट होते हैं। साथ ही ये कुछ सेकंड में उतनी ऊर्जा उत्सर्जित कर सकते हैं जितना हमारा सूर्य अपने पूरे जीवन काल में उत्सर्जित करेगा। ये ब्रह्मांड में भारी तत्वों के प्राथमिक स्रोत भी हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रपति ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इन पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी। इन पुरस्कारों का उद्देश्य सौंदर्य और तकनीकी उत्कृष्टता तथा सामाजिक प्रासंगिकता वाली ऐसी फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है जो देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देती हैं, जो अलग अलग संस्कृतियों की समझ को प्रोत्साहित करती हैं। ये पुरस्कार 3 वर्गों में दिए जाते हैं: फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन। हर साल सरकार द्वारा नियुक्त एक राष्ट्रीय पैनल पुरस्कार विजेताओं का चयन करता है। पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। माउंट वेसुवियस। शोधकर्ताओं ने एक प्राचीन स्क्रॉल पढ़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का उपयोग किया। ये स्क्रॉल माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी में विस्फोट होने की वजह से जल गया था। माउंट वेसुवियस यूरोप की मुख्य भूमि पर स्थित प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ये इटली के नेपल्स में है। ये एक मिश्रित स्ट्रेटोवोल्केनो है। ये पायरोक्लास्टिक प्रवाह, लावा प्रवाह और लहरों के मलबे से बना है। स्ट्रेटोवोल्केनो के ढाल खड़ी संरचना के रूप में होते हैं। वे अधिक शंक्वाकार होते हैं। पिछले 17,000 वर्षों में इस ज्वालामुखी में 8 बड़े विस्फोट हुए हैं। इसमें सबसे आखिरी विस्फोट 1944 में हुआ था। 19वीं ईस्वी में सबसे भयानक विस्फोट के कारण पोम्पेई और हरकुलेनियम शहर नष्ट हो गए थे। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। मार्शल द्वीप, इसकी राजधानी माजुरो है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्शल द्वीप समूह को 2.3 बिलियन की आर्थिक सहायता देने के लिए एक नए 20 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। मार्शल द्वीप एक द्वीपीय राष्ट्र है जो मध्य प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया के लगभग बीच में स्थित है। इसके निकटतम पड़ोसी हैं वेक आइलैंड उत्तर में, किरिबाती और नाउरू दक्षिण में, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया पश्चिम में। ये रतक यानी सूर्योदय समूह और रालिक यानी कि सूर्यास्त समूह नामक 2 समानांतर श्रृंखलाओं में स्थित द्वीप समूहों के बीच अवस्थित है। इसका सबसे बड़ा एटॉल क्वाजालीन है। मार्शल द्वीप समूह में दुनिया का सबसे बड़ा शार्क अभयारण्य मौजूद है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।